हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उनके हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसके बारे में जो कई साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं चार्ल्स इंस्ट ओवरटन। जो चार्ल्स इंस्ट ओवरटन थे यह क्या थे, एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 19th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स में लास्ट ईयर में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें क्या किया, जो प्लांट की सेल वॉल होती है और जो साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है उनमें क्या किया जा सके, अंतर किया जा सके। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड प्लांट सेल वॉल। तो जो चार्ल्स इंस्ट ओवरटन थे इन्होंने क्या किया, जो लगभग 500 जो केमिकल कंपाउंड्स थे उनके बायोलॉजिकल मटेरियल के क्या किए, परमेबिलिटी का अध्ययन किया। और इन्होंने जो 1900 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे ओवरटन बायोमेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक मॉडल दिया जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरटन बायोमेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल के आधार पर इन्होंने यह बताया कि जो बायोमेम्ब्रेन्स होती हैं वह लिपिड की मिलकर बनी होती है। इन्होंने प्रोटीन्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इनके मॉडल के अनुसार यह था कि जो बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वह क्या है, लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। जो चार्ल्स इंस्ट ओवरटन थे इन्होंने यह बताया कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वह क्या होती है, लिपिड की बनी होती है। इनके अनुसार जो लिपिड्स होते हैं वह इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसके, मेम्ब्रेन के। लिपिड्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो चार्ल्स इंस्ट ओवरटन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रोटीन्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे कि इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा। सेकेंड हम देखते हैं इरविंग लैंगमूर। जो इरविंग लैंगमूर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि 1920 के अराउंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो इसमें इन्होंने जो बायोलॉजिकल जो हम लोग की बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन होती है उनसे क्या किया, लिपिड को सबसे पहले आइसोलेट किया और इस लिपिड को जब वाटर में ऐड किया तो इन्होंने देखा कि जो ये लिपिड्स होती हैं उन्हें क्या कर लेती हैं, एक मोनोलेयर बना लेती है। यह वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद यह क्या कर रही है, एक मोनोलेयर बना लेती है, जिनमें एक पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। यह वाला जो पोर्शन है वह क्या है, हाइड्रोफिलिक होता है और एक पोर्शन इसका हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो लैंगमूर थे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकाला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड की क्या होती है, एक मोनोलेयर प्रेजेंट होती है और इस मोनोलेयर में एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। इन्होंने देखा कि जो हाइड्रोफिलिक एंड वाला पार्ट होता है वह वाटर के कांटेक्ट में है तथा जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वह क्या होता है, वाटर से ऊपर की ओर इस तरीके से होता है, यह हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है। तो जो लैंगमूर होते हैं इन्होंने यह इस्टेब्लिश किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड की एक मोनोलेयर पाई जाती है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड जो साइंटिस्ट थे इवर्ट गॉर्टन एंड एफ ग्रैंडेल इन 1925। तो इन्होंने क्या किया, जो लैंगमूर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसे सबसे पहले स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने जो आरबीसी के मेम्ब्रेन से आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उससे लिपिड को आइसोलेट किया और लिपिड को आइसोलेट करने के बाद उसे क्या किया, वाटर में ऐड किया।
वाटर में ऐड करने के बाद इन्होंने देखा कि जो इनकी थिकनेस को मेज़र किया तो इनकी जो थिकनेस थी वह क्या थी, डबल थी, और जो लैंगमूर की थिकनेस थी वह क्या थी, आधी थी। जब इन्होंने थिकनेस को मेज़र किया तब इन्होंने पाया कि इनमें लिपिड की एक लेयर नहीं होती है बल्कि लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। तो जो इवर्ट, गॉटर एंड जो एफ ग्रेंडेल थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से यह बताया कि जो लिपिड्स की एक लेयर नहीं होती है बल्कि इनमें जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें लिपिड के 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो इनके द्वारा जो लिपिड के बाइलेयर कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश किया गया। इसमें हम देख सकते हैं कि लिपिड के एक लेयर यहाँ पे है मोनोलेयर, और लिपिड की ऊपरी लेयर ये मोनोलेयर। तो इनमें थिकनेस के आधार पर यह बताया गया कि जो मेम्ब्रेन होती है उनमें लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होती है। इनका हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप ये वाला हाइड्रोफिलिक होता है, और जो अंदर की तरफ है वह क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है। जो यह साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर लिपिड के बारे में तो बताया, लेकिन इन्होंने प्रोटीन का कोई भी जिक्र नहीं किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो डेवसन एंड जो डैनियली थे, इन्होंने 1915 के अराउंड एक यह बताया कि जो अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह बताया कि इनमें लिपिड की बाइलेयर तो होती ही है, लेकिन इनके साथ साथ इनमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। यानी इनके स्ट्रक्चर का यदि अध्ययन करेंगे, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने पर इन्होंने देखा कि इनमें लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ इनमें प्रोटीन्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं वह भी पाए जा रहे हैं। तो इन्होंने यह बताया कि जितनी मात्रा में लिपिड होती है उतनी ही मात्रा में प्रोटीन्स होती है। इनमें लिपिड की जो लेयर मोनोलेयर है उनके ऊपर इस तरीके से प्रोटीन की एक कंटिन्यूअस लेयर बनी हुई होती है। तो जो है एक प्रोटीन्स की एक सीट के समान स्ट्रक्चर हो जाती है, यानी कि जो लिपिड मोनोलेयर है उसके ऊपर भी प्रोटीन की एक लेयर दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। यह एक कंटिन्यूअस मैनर में होती है। तो इन्होंने बताया, उसके आधार पर हम देखेंगे कि यदि इनकी कंटिन्यूअस लेयर हो जाएगी तो कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वह सेल के अंदर इंटर कैसे करेंगे। तो यह एक प्रॉब्लम थी जिन्हें इन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। तो डैनियली ने बस यह बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं वह पाए तो जाते हैं और उनकी दोनों तरफ एक कंटिन्यूअस लेयर है। इसे हम आगे देखते हैं कि जो रॉबर्टसन होते हैं, यह जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक मॉडल दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो जो रॉबर्टसन थे उन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज़ के बाद इन्होंने जो स्ट्रक्चर था उसे एनालिसिस किया, और उसके आधार पर इन्होंने देखा कि जो मेम्ब्रेन होती है उनमें 2 थिक लेयर नज़र आ रही हैं और बीच में क्या है, स्पेस नज़र आ रहा है। यह एक जो लेयर है इनमें 2 थिक लेयर इन्हें नज़र आती है, यह फर्स्ट एंड सेकेंड। तो और बीच में क्या हो रहा था, स्पेस दिख रहा था। तो इन्होंने क्या बताया कि जो थिक लेयर है वह प्रोटीन की लेयर है और बीच में जो स्पेस है वह क्या है, लिपिड है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जो डेवसन एंड डैनियली थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने जो कंक्लूज़न निकाला था उन्हें इस रॉबर्टसन ने क्या किया, सपोर्ट किया, और उनके आधार पर बताया कि जो थिक लेयर है वह प्रोटीन्स की है और जो अंदर स्पेस दिखाई दे रहा है यह क्या है, लिपिड है। और इन्होंने यही बताया कि जो लिपिड्स की मोनोलेयर होती है उनके ऊपर प्रोटीन की सीट पाई जाती है। इस तरीके से इनमें लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनके ऊपर प्रोटीन की सीट पाई जाती है, जो कि थिक लेयर के रूप में दिखाई देती है। जबकि रियल में यह था कि जो बीच में यह थिक लेयर जो दिखाई दे रही थी वह लिपिड्स की ही लेयर थी। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो साइंटिस्ट थे एस जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन। तो इन्होंने 1917 में एक मॉडल दिया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह मॉडल दिया जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक का मॉडल कहते हैं।
जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इसके आधार पर इन्होंने यह बताया कि जो प्रोटीन्स होती हैं वह इस लिपिड बाइलेयर में क्या होती है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो सिंगर एंड जो निकोलसन ने जो यह मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो यह सबसे क्या होता है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने बताया कि जो लिपिड्स होती है उनकी बाइलेयर प्रेजेंट होती हैं। और लिपिड जो बाइलेयर होती है वह क्या होती है, इनका नेचर कैसा होता है, फ्लूइड होता है। यानी जो लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं या मूव कर सकती हैं, जिससे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। और मोज़ेक का कहने का तात्पर्य यह होता है कि इनमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका डिसकंटिन्यूअस मैनर में अरेंजमेंट होता है, या कंटिन्यूअस नहीं होती हैं। यानी जो प्रोटीन्स होती हैं वह मोज़ेक के फॉर्म में होती हैं और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। प्रोटीन्स इनमें जो लिपिड बाइलेयर होती है उनमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या इनमें एम्बेडेड होंगे, या बाहर सरफेस से लगे हुए होंगे, या फिर इस जो लिपिड बाइलेयर होती है उन्हें क्रॉस करते हुए होंगे। तो इस तरीके से जो प्रोटीन्स होती है वह कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होती है, या डिसकंटिन्यूअस मैनर में इनमें अरेंज होती है। और वह जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है वह क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इन्होंने जो पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यह बताया था कि इनमें लिपिड्स थी और लिपिड्स के ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो ऐसा नहीं होता है। और जो सिंगर एंड निकोलसन ने यह बताया कि इनमें प्रोटीन की कोई भी सैंडविच की तरह कोई भी कवरिंग नहीं होती है। इनमें प्रोटीन्स जो लिपिड बाइलेयर में क्या होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या कहीं भी पाए जा सकते हैं। तथा इनके जो आउटर लीफलेट होती है उनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स। या क्या बाहर की जो आउटर लेयर होती है उनमें ऑलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वह क्या है, नॉन कोवेलेंट्री इंट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है, जिससे यह अपनी ही पोजीशन पे होते हैं और यह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिससे इनके नेचर कैसा हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। यह मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसके बाद हम एक और साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। इन्होंने क्या दिया, एक ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया। तो इस हॉलमैन 1963 एंड कार 1971। तो इनके द्वारा यह बताया गया कि जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वह क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल माने यानी कि जो इनकी आउटर लेयर होती है वह अलग होगी और जो इनर लेयर होगी वह क्या होगी, अलग होगी। इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और इन्होंने यह भी बताया कि इनमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स दोनों पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स उसे कहेंगे जिनमें जो प्रोटीन के साथ यदि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होगा तो यह क्या कहलाता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। जैसे इनमें जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ शुगर मॉलिक्यूल्स ऑलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ है और इनमें एक सियालिक एसिड भी जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। और इनमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होती हैं। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो लिपिड की मेम्ब्रेन, यह जो मेम्ब्रेन होती है वह क्या होती है, सेमी सॉलिड होती है। सेमी सॉलिड होती है जिसकी वजह से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे वह क्या करेंगे, मूव तो करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ जो प्रोटीन्स जो होते हैं वह भी क्या करते हैं, इंटरनल जो प्रोटीन्स होते हैं वह भी मूव करते हैं। तो इस तरीके से जो सेमी सॉलिड स्टेज में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसमें हम देखेंगे कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है वह क्या होता है, एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक यानी जिनमें हाइड्रोफोबिक इन भी हो और हाइड्रोफिलिक इन भी हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे तो इनमें एक हेड ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो नीचे वाला टेल होता है वह क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, एम्फीपैथिक हो सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि जो लिपिड्स होती हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इनके बीच क्या होता है,
वीक इंट्रैक्शंस होता है, नॉन कोवेलेंटली रूप से क्या होते हैं, यह सभी जो प्रोटीन्स होती हैं, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, यह सारे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वह वीक अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इनमें नॉन कोवेलेंट अट्रैक्शन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था उसे विभिन्न साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह किस तरीके से होती है, तो इनमें सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्या होता है, सिंगर एंड निकोलसन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वह क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।